नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है सेवाराम यात्री द्वारा लिखित कहानी किस्सा कोता। इस बार कितने ही वर्षों के बाद घर गया तो गली के मोड़ पर ही मुंशी गजाधर प्रसाद से भेंट हो गई। अपने स्कूली दिनों में मैंने मुंशी जी की अनोखी धज देखी थी। उन दिनों ढीले पाजा में अचकन और काली टोपी की बहार थी, मगर अब अवकाश प्राप्त मुंशी जी एक लीरा धोती और मार्कीन के मुंशियाइन या किसी बेटी के हाथ से सिले बनियान में मलबूस थे। छाती थी सिकुड़कर मनमुंसी बालिश्त भर की रह गई थी। मुझे देखते ही दशकों पुराने निकिल के फ्रेम के चश्मे को माथे पर चढ़ाकर बोले, अरे भाई कौन? कहीं अपने गायत्री जी हैं क्या? अक्खा तो जनाबे मन अरसा दरांज बाद इधर तशरीफ लाए हैं। मैं उनके उत्साह से पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर दे पाता, इससे पहले ही वह फिर शुरू हो गए। अरे भाई वह अपना टिलवा है ना, वह ससुरा भी दिल्ली में है। कौन सा डिपार्ट है? कुछ अप्लाई सप्लाई का हवे है। मुंशी जी का चश्मा माथे से उतरकर फिर नाक के बांसे पर आकर अटक गया। धंसे हुए कल्लों पर मुस्कान जैसा कुछ उभरा और कहने लगे, वह पाजी तो आपसे क्या मिलता होगा, अव्वल नंबर का आलसी है। मगर एक बात और भी तो सुनते हैं, राजधानी में सबके ठिकाने बहुत बहुत फासिले पर हैं। मुंशी गजाधर प्रसाद रिटायर्ड रजिस्ट्रार कानूंगो है। मुझसे बतियाते हुए मोड़ से मेरे साथ ही लौट पड़े और जैसे ही उनका मकान आया, मकान के चबूतरे पर अंगद की तरह पांव रोपकर खड़े हो गए और मुझे रुकने का संकेत करके व्यस्तता से अपने मंझले बेटे को पुकारने लगे। लड़का तो नहीं आया। हाँ, पड़ोस के दो किशोर उनकी ओर उड़ती सी नजर डालकर आगे बढ़ गए। उन लड़कों की बेअदबी पर वह क्षुब्ध होकर बोले, देखा आपने क्या जमाना आ गया है ससुरा। ये प्रोफेसर दबे और पंडित शुक्ला साहब के नौनिहाल है। सांडों की तरह जमीन खूंदते तिरते हैं। दुआ सलाम करते हुए नालायकों को मौत आती है। पता नहीं स्कूल कॉलेजों में इन दिनों क्या पढ़ाया सिखाया जाता है। मुंशी जी बराबर बोलते चले जा रहे, पर एकाएक मेरा ध्यान उनकी ओर से हट गया था कि क्योंकि मैं लाला कन्नोमल के चौमंजिले मकान की ऊंचाई में खो गया था। कस्बे में मकानों का नक्शा पहले की अपेक्षा काफी बदला बदला दिख पड़ता था। अब मुश्किल से 2-4 मकान ही एक मंजिला और पुरानी तर्ज के बाकी रह गए थे। मकानों से हटकर मुंशी जी की ओर ध्यान गया तो मैंने सुना, अपना तो असूल है, अलग सुबह उठो, घूमो और ताजा हवा में लंबे लंबे सांस खींचो। वह कहा है न किसी ने। मुंशी जी बेचारे उस अंग्रेजी, हिंदी या फिर उर्दू फारसी की प्रसिद्ध कहावत में भटक कर रह गए, जिसे लिखने वाला किसी कब्र में मीठी नींद सो रहा होगा। मुझे भी वह खास कहावत उस वक्त याद नहीं आई, इसलिए मैंने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। सोचने लगा शायद मुंशी जी उस उक्ति से उबरकर आगे बढ़े, मगर वह उसी में उलझ कर रह गए। आप बखूबी जानते होंगे कि उस समय स्थिति कितनी दारुण और गंभीर होती है, जब एक बहुत बूढ़े आदमी को जन्म भर दोहराई कहावत याद नहीं आती और आप हर प्रकार से समर्थ और जवान जहान दिखते हुए भी उसकी कुछ सहायता नहीं कर पाते। मुझे लगा आजकल के लोकप्रिय नारों की तर्ज पर अर्ली टू राइज वाली पोयम दोहराए हुए उन्हें अरसा बीत गया है। हो सकता है सेहत की भलाई से जुड़ी बात सुनने वाला कोई कदरदां उन्हें आसानी से अब पकड़ाई नहीं देता। हर अच्छी या बुरी स्थिति का अंततः अंत होता ही है। उन्हें सेहत के मुहावरे से मुक्ति देने के लिए उनका छोटा बेटा हुक्का लेकर आ पहुंचा। मुंशी जी ने मानसिक रूप से व्यस्तता के दौरान ही हुक्का हाथ में पकड़ा और नगाली मुंह में देकर गड़गड़ शुरू कर दी, किंतु शायद दुर्भाग्य का कहीं कोई अंत नहीं। हुक्के का पानी उनके मुंह में आ गया। मुंह टेढ़ा करके उन्होंने दीवार पर पानी का पुचारा छोड़ा। उनका मुंह विकृत हो उठा। क्षुब्ध होकर बोले, देख रहे हैं आप, सांड जैसे लड़के भी हुक्का ताजी करना नहीं जानते। साला इस मुल्क का सारा आर्ट ही खत्म हो गया। सहसा उन्हें वही बात याद आ गई जिसे वह 50 सालों से धुनी की तरह धुमते चले आ रहे थे। उस साल डिप्टी साहब का कैंप मौजा फरीदपुर के नाले के उस पार लगा। तकाबी के सिलसिले में तहसील के सभी छोटे बड़े हुक्काम जमा थे। डिप्टी साहब का बाकी सामान तो पहुंच गया था, मगर ना मालूम किस तरह हुक्का आने से रह गया था। अब आप समझिए, हुक्का पान तंबाकू में कौन बड़ा कौन छोटा। जनाब आशिक हुसैन तहसीलदार साहब ने मुझे इशारा किया। मैंने खुद अपने हाथों से नहजा वगैरह साफ करके शिकारपुर के असली तंबाकू की एक चिलम चढ़ाई और हुक्का डिप्टी साहब के हुजूर में ले गया। जनाब डिप्टी साहब ने मेरी जानिब देखा और मुस्कुरा दिए। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुंशी जी उच्छ्वसित हो उठे और जनेऊ को ऊपर नीचे करते हुए बोले, हाँ तो मैं कह रहा था कि उस दिन डिप्टी साहब को शाम तक दम मारने की फुर्सत नहीं मिली। इसी समय मुंशी जी की लाइन का कांटा बदल गया और वह एक दूसरे ही क्षेपक पर जा पहुंचे। तो भैया गात्री जी, उस दौर के अफसरान आजकल के लौंडो लपाड़ों की तरह तो होते नहीं थे। अजी उस दिन रामलीला मैदान में तालीम के मिनिस्टर आए थे। बखत का मारा मैं भी जा पहुंचा, जहां मिनिस्टर साहब की पार्टी होने वाली थी।
जनाब कलेक्टर साहब वहां खुद हाजिर थे। पास में ही चौराहा वाक़ है। किसी की मोटर से एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट मारने वाले को थानेदार उस मुकाम पर बुलाकर लाया जहां जनाब कलेक्टर साहब तशरीफ रखते थे, तो भाईजान वहां का नजारा मैं आपको क्या सुनाऊं। अब यही समझ में ना आवे कि जनाब कलेक्टर साहब कौन से हैं। वह शख्स जो एक्सीडेंट मार करके आया था, वह भी कोई खुशपोश पोजीशन वाला आदमी था। उसकी शानो शौकत देखकर बाकी हुक्काम कुछ न बोल सके, तो शहर के एक रईस साहिबान ने DM साहब की ओर मुखातिब होकर फरमाया, आप कलेक्टर साहब हैं। इस समय मुंशी जी के चेहरे पर लानत देने का भाव उभर आया था और वह नाक सिकोड़कर बोले, अब जनाबे आली आप खुद ही अंदाज लगाइए, क्या इसी को ऑफिसरी कहते हैं? ये लोग क्या खाकर हुकूमत करेंगे जब कलेक्टर भी अपने रुतबे से कलेक्टर दिखाई न दे, बल्कि लोगों का बताना पड़े। अपने किस्से की रौ में मेरा नाम भी भूल गए थे, फिर कुछ याद करके बोले, हाँ तो शास्त्री जी, अब यह कैफियत है इन हुक्कामों की कि बड़े से बड़ा अफसर भी ऐसा मालूम पड़े हैं जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान की कैद से छुटा हुआ कोई नामुराद कैदी हो। पिचके हुए कल्ले, उठी हुई हड्डियां, सूखे सूखे हाथ पांव, हाथों के पंजों पर उभरी हुई मोटी मोटी नसें, और जनाब गले के टेंटुए का यह हाल गोया कटफोड़वे की चोंच निकली हुई हो। जब इनका रुआब ही कुछ नहीं है तो यह क्या खाक हुकूमत करेंगे। अरे माना तुम्हारा जहन तेज है, मगर तुम्हारे जिस्म पर तो चर्बी का नाम भी नहीं है। सहसा मुंशी जी ने फिर लाइन बदल दी और वह फरीदपुर लौट गए। तो भाई आतरी जी, डिप्टी साहब को शाम तक कुर्सी से हिलने की फुर्सत नहीं मिली। उस दिन छोटी हाजिरी के बाद उन्होंने कुछ नहीं लिया। तकाबी तकसीम करने के दौरान बस बेखुदी में कभी कभी हुक्का गुड़गुड़ा लिया करते थे। भाई मेरे, आपको ताज्जुब तो होगा, मगर यह 100% सच है कि सुबह से शाम तक चिलम नहीं बदली गई। वही की वही एक बार भरी हुई चिलम, वही आग और वह एक बार का चढ़ाया हुआ तंबाकू। बातें करते करते शायद मुंशी जी थक गए थे। उन्होंने बात रोककर नगाली मुंह को लगाई और एक कश खींचा, किंतु लगता था जैसे चिलम का तंबाकू जल गया था। उन्होंने चिलम नेहचे से उतारकर बेतहाशा फूंके मारी और कोयलों को दहकाने की कोशिश की, मगर बुझे कोयलों पर पड़ी राख की परत ने उड़कर उनके चेहरे को गर्द से ढंक दिया। मुंशी जी का आगे अपनी बात कहने का उत्साह एक बारगी बुझ गया और उन्होंने अपनी कहानी का शेष भाग नहीं सुनाया। हालांकि मैं भली प्रकार जानता था कि चिलम भरने के आर्ट पर खुश होकर डिप्टी साहब ने मुंशी जी को अपने पास बुलाकर शाबाशी देते हुए उनकी पीठ ठोंकी थी और तरक्की का आश्वासन दिया था। मैं मुंशी गजाधर प्रसाद की मनःस्थिति बदलने की प्रतीक्षा में ही था कि उन्होंने हुक्का उठाया और अपने मकान के फाटक में दाखिल हो गए। शायद चिलम बुझ जाने से उत्पन्न आक्रोश का कोई और छोर नहीं था। मैंने उचित अवसर जानकर आगे की ओर कदम बढ़ा दिए और कानूंगो साहब के छोटे पुत्र बिल्लू को मन ही मन धन्यवाद दिया कि यदि उसने भी चिलम भरने के आर्ट में अपने पिता मुंशी गजाधर प्रसाद का अनुसरण किया होता तो मुझे उस पूरे दिन मुंशी जी से ही चिपके रहना पड़ता। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से सेवाराम यात्री द्वारा लिखित कहानी किस्सा कोता। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।